मैं अरुण जी आपके पास आता हूं। और ये तो है, दो पाटन के बीच में तो मामला है, हम दो पाटन है। और कैसे भूलेंगे पुतिन, जब आपने कहा था कि एक बार फिर ट्रंप सरकार, वो भी था और बहुत कुछ है। लेकिन अपने आप में चूंकि अब सब बहुत अलग परिदृश्य इसलिए हो गया है कि हमको अपने अपने हितों पर ज्यादा फोकस्ड है। दुनिया का एक समग्र रूप से कुछ हम खड़े हो पाए वैसी स्थिति तो बची नहीं अपने अपने। मैं एक इसके साथ ये भी दिखाना चाहूंगा, आप दोनों ही देखिएगा, मैं क्योंकि सेना साहब से भी पूछूंगा, आपसे भी। ये देखिए, राहुल गांधी ने भी ये कहा है, सुनिएगा इसको भी, पॉलिसी है, जो मैंने कहा कि हम जनरली सुधरेंगे नहीं। सरकार की पॉलिसी है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। वो तो है, रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी है। क्या कहेंगे अरुण जी, ये पूरे का पूरा जो सीन है, देखिए ये दो पैटर्न भी है और साथ में ये सारा कुछ भी कि आप राष्ट्रपति भी, जब राष्ट्रपति को आप दूर रख रहे हैं तो फिर कहाँ है लोग? वही होगा ना, आपके तो सभी वैसी दही चीनी खिलाने वाले। संजीव जी, उस पर बात करने से पहले एक सवाल मेरा दूसरा है कि नरेंद्र मोदी ससुर जेठ की तरह चीन का नाम नहीं लेना चाहते। चीन आपके देश में घुसा हुआ है। अरुणाचल की लड़की के साथ अभी चीन ने क्या किया, उसके पासपोर्ट पे सवाल उठाया। गलवान घाटी में आपका स्पेस कब्जा करके बैठा है। आपने सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया है, एनएसए लगा के छोड़ दिया है। उस चीन के साथ रूस का क्या समझौता है? नो लिमिट एग्रीमेंट। चीन और रूस चीन के लिए किसी भी हद तक जाएगा। तो पहले तो आप ये तय करो कि आपकी हैसियत चीन के सामने क्या है रूस के लिए। उनका वो एग्रीमेंट है। यहां आप उन्हें बुला रहे हैं, वो आए हैं, प्राइवेट डिनर दे रहे हैं, डिनर डिप्लोमेसी, वो सब बात की चीजें हैं। पहले आपका जो सामने दुश्मन खड़ा है, जो रोज आपको अपमानित कर रहा है, उससे कैसे निपटेंगे? और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया आपको? किसके हथियार थे जो आपको, आपके जहाज गिरा दिए, जो आपका पूरा आपको मजबूर कर दिया? दूसरे तीसरे दिन नाम ट्रंप का आता है, लेकिन मजबूरी किसकी थी उस युद्ध से पीछे हटने में, जिसको लेके बड़ी बड़ी बातें की गई थी? तो नरेंद्र मोदी जी अमेरिका और रूस के बीच नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के लिए तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। क्या चीन रूस से दोस्ती करने में के एवज में चीन गालवन से हट जाएगा? क्या चीन अरुणाचल पे दावा रोक देगा? क्या चीन पाकिस्तान की मदद करना बंद कर देगा? ये सवाल क्या एस जयशंकर उठाएंगे, जिनकी कोई हैसियत नहीं है? ये कौन पूछेगा? क्योंकि मोदी पूछ नहीं सकते, उन्हें उनकी भाषा नहीं आती है। वो जो पिछली बार कार में बैठ के चले गए थे और कहा गया था कि नरेंद्र मोदी की हत्या की कोशिश थी इसलिए पुतिन बैठा के ले गए। अब हत्या तो नरेंद्र मोदी की रोज सपने में हो जाती है। वो उनको हर बात पे अपने डर लगा रहता है। लेकिन कोई तो बाद में जो छपा था, जो पढ़ा था, कि वो आपस में बातचीत जैसे कैसे हुई होगी, घर के हालचाल पूछ रहे थे। तो मूल मुद्दा ये है कि आज हमारी प्रायोरिटी है कहां? हम दुनिया की नजर में, आप देखिए, रूस ने अपने राजदूतों के जरिए लेख छपवा के अपनी नीति स्पष्ट कर दी। 4 देशों के राजदूत अगर संयुक्त रूप से कोई लेख लिखते हैं और भारत के सबसे बड़े अखबार में छपता है, और उसका जवाब कौन दे रहा है? पुराने रिटायर्ड नौकरशाह या पुराने राजदूत। क्या है ये भाई? आप बोल ही नहीं पा रहे हो।
यूक्रेन के मामले में जिस तरह से, ऐसा नहीं कि यूरोप, जैसा बोरा जी कह रहे थे, यूरोप के देश भी उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन वो आपको तो आईना दिखा रहे हैं। आज आप करेंगे क्या? आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान से आप कभी भी निपट लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा था जब आपने मुंह की खाई चुके? आप तो चूंकि शर्म से आपका कोई वास्ता नहीं, इसलिए आपने अपना सम्मान भी करा लिया जीतने के लिए, बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन जीता कौन? वो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें सारी तस्वीर है। तो मोदी को समझ नहीं आ रहा है दरअसल क्या है। कपड़े बदलना, ड्रामा करना, विपक्ष को कोसना, भारत के लोकतंत्र पे कब्जा करना, ये अलग चीजें हैं, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात जब आती है तब उसमें सच में डिप्लोमेसी के लिए दिमाग चाहिए। ये किसके भरोसे हैं? आप किसको मान रहे हैं? हम तीनों लोग बैठे हैं, उत्कर्ष भाई भी हैं, क्या स्थिति है? कौन खड़ा होगा? और पूरी दुनिया में देखिए गुंडागिरी कौन कर रहा है पूरी दुनिया में? ट्रंप कर रहे हैं। उनकी गुंडागिरी चल रही है, अपने देश में भी चल रही है और बाहर भी चल रही है। तो नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में थे तब हमारे देश के लोग हथकड़ी बेड़ी में डाल के लाए गए, नहीं बोले। अभी भी लगातार भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो नीतिगत भेदभाव हो रहा है, उस पर भी मोदी जी नहीं बोले। कौन पूछेगा इस बात को? और जो बात इसी से जोड़ के बात जो आज राहुल ने कही, भाई लीडर ऑफ अपोजिशन से क्यों नहीं मिलने देना? वो कह रहे हैं ना कि न्यू नॉर्मल है, ये इनकी बात वही, क्यों नहीं मिलने देना चाहते? क्योंकि मोदी को डर है। राहुल को टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं है, राहुल को किसी के नोट्स की जरूरत नहीं है, राहुल किसी भी मुद्दे पे बात कर लेंगे। मोदी जी क्या करेंगे? उनकी लाइन छोटी हो जाती है। मोदी जी के जो डर हैं, मोदी जी के डर छोटे नहीं है, क्योंकि मोदी जी खुद बहुत छोटे आदमी हैं और बड़ा एक ऑरा बना के घूम रहे हैं नकली। तो उसमें राहुल ने अगर पिन चुबो दी तो ठस हो जाएगा। फिर अभी तो कोई बात राहुल की पुतिन से नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई भी दुनिया का राजनेता जब दो लोगों से बात करेगा तो उसे बहुत आसान होगा ये डिसाइड करना कि किसमें योग्यता है, किसमें नहीं है, किसमें डेप्थ है, किसमें नहीं है। और समस्याएं एक नहीं है, मोदी जी की समस्याएं तो इस वक्त और बड़ी हुई हैं। आप देखिए, वो सबसे बदनाम आदमी भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में जो जेल गया, जिसने एक महिला टीचर का अपमान किया, उसको दूरदर्शन में सबसे बड़ा पैकेज देने वाले, मैं अगले चरण में करूंगा अरुण जी बात, एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। लाइन पूरी सुन लीजिए। उसको नौकरी देने वाले नवनीत सहगल, उत्कर्ष भाई बहुत जानते हैं, नवनीत सहगल वो डीएनए वाले हैं कि जो मायावती के साथ थे, जो अखिलेश के साथ थे, जो बीजेपी के भी साथ थे। उनका इस्तीफा हुआ। वो जैन साहब भी चले गए जो लॉ कमीशन में आए थे। तो इस वक्त अंदर, और हरेन जोशी का जो मामला चल रहा है, मैं अरुण जी आता हूं, अरुण जी अगले चरण। मोदी आज हर लेवल पे फंसे हुए हैं। उनकी जो पुतिन का आना, जो जैसा कि कह रहे थे दीपक भाई कि पुतिन नहीं आते तो मोदी जी खुश रहते, आज उनके गले में फंसे हैं पुतिन, कहां निकालें? और उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये पुतिन है, अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी की बात है। ये कोई बिहार का चुनाव नहीं है जहां माता जी का दुपट्टा लेके खड़े हो जाओ। ये समस्याएं है मोदी की, और मोदी को डिफेंड करने के लिए उनके साथ कौन है? आप किसको मानते हैं? भारत की पूरी कैबिनेट ले लीजिए, हमारे दोनों मित्र, आप भी सब जानते हैं कौन ऐसा नेता है मोदी की कैबिनेट में जो थोड़ी देर पुतिन से इंडिपेंडेंट बात कर लेगा? नहीं, बिल्कुल। मोदी का संकट यही है कि मोदी किससे निपटे। बिल्कुल। एक पुतिन वो आ रहे हैं जिनका एक हाथ जो है चीन के राष्ट्रपति के गले में, क्योंकि नो लिमिट एग्रीमेंट है। नहीं अरुण जी, लेकिन देखिए, ये ठीक है, वो जो पुतिन की तो बात चली रही थी, लेकिन जो सेवा तीर्थ है उसका सेवादार, जो ऐसे सेवादार होते हैं, बहुत कुछ उनके पास होता है, वो सेवादार ऐसे नहीं है। और इस तरीके के सेवादार, जहां उनका जो पीछे का बैकग्राउंडर है, तो वो सेवादार फिर आपको, जैसे जो हम एक्स देखा वो कि वो अभी तो नमूदार रहेंगे, तो मतलब चीजें तो चलती हैं, बैकफुट पर जाते ही जाना पड़ता है, कई बार सारी चीजें हैं। एक इस पे नोट मैं दोनों का, फिर मैं सोनिया गांधी। बहुत संक्षेप में, जो राकेश भाई ने कहा, हिरेन जोशी भीलवाड़ा के रहने वाले हैं पंडित जी। वो भीलवाड़ा जहां दुनिया का सबसे ज्यादा नकली कपड़ा बनता है, उन्होंने जो है सबसे ज्यादा, हर ब्रांड का नकली कपड़ा आप भीलवाड़ा से ले लीजिए,
ये वहीं की पैदाइश है, बेसिक इंजीनियरिंग वहीं से किए इन्होंने, पुणे से किए, पुणे से पढ़ाई की थी, उसके बाद आपके शहर से इन्होंने पीएचडी की है। ग्वालियर से भी रिश्ता है हरेन जोशी का। ये तो देखिए आप, अब आप इनको ऐसे नहीं कह सकते कि जो है इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर। और एक बड़ी चीज है कि मोदी को मिले कैसे थे, जो बताया गया, जो पढ़ा कि एक फंक्शन था इंजीनियर्स का, वहां मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे, तो वहां अचानक कुछ गड़बड़ हो गई, तो हरेन जोशी ने दौड़ दौड़ के उसको जो है ठीक कर दिया, बस मोदी जी की नजर चढ़ गए। ये जो आया कहां से, ये जो आप जिसपे वो पढ़ते हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर, टेलीप्रॉम्प्टर उनका, और वो सारी खोज किसने की है? हिरेन जोशी ये सारे बंदोबस्त करते रहे। और आज जो मैं कह रहा था वो ये है कि वो एप्स्टीन फाइल जो है वहां भी जा रहा है ये नाम। वो अपने राजस्थान छत्तीसगढ़ वाला जो बेटिंग ऐप था उसमें भी जोशी जी की जलेबी बन रही है। और चंडीगढ़ की कोई एक मैडम है, सूद मैडम, जिनको जोशी जी चाहते थे कि वो उनको प्रमोट किया जाए हिमाचल के सीएम के तौर पर, वहां मोटा भाई को तकलीफ हो गई है। ये बड़ा लफड़ा है। ये जो अंदर पावर स्ट्रगल हो गया है, जो मोदी जी का दिमाग अभी इसलिए खराब है कि अब एक तो वो सबसे ज्यादा किस पर डिपेंडेंट है। अगर हम लोग देखें तो कैबिनेट का चेहरा कौन है? अश्विनी जोशी। कहां से आते हैं? जोधपुर राजस्थान से। और मोदी जी की कुंडली और सब लेके बैठा कौन है? हिरेन जोशी। वो भी आते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा तो बता ही दिया कि उसकी खासियत क्या है, नकली, हर चीज नकली। मतलब हमें तो अब डर लगता है कि वो जो मोदी जी ने 10 लाख का सूट पहना था वो कहीं भीलवाड़ा में तो नहीं बना था। ये भी जो है। दूसरी बड़ी चीज जो है, आज देखिए मोदी जी के सामने दरअसल क्या होता है कि आप नौटंकी खूब कर लो, मस्करापन कर लो, सब कर लो, लेकिन जब बात आती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, देश के भीतर, तो मोदी जी की खूबी क्या है? मैं बहुत कम समय लूंगा। गोधरा से लेके और गुलबर्गा सोसाइटी, और उसके बाद जब वो देश की राजनीति में आ गए तो उनके सामने 3 ही टारगेट थे, एक गांधी परिवार, दूसरे मुसलमान, तीसरा पाकिस्तान। अगर ये 3 नहीं होते तो मोदी जी होते ही नहीं यहाँ पर। मोदी जी की अब समस्या क्यों राहुल को सामने बिठा लें, आपने कही दिया। मोदी जी चाहते ये हैं कि चीन, अमेरिका, सबके बीच में उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा गाना गाएं। अगर मोदी जी के बस में होता तो माता जी की शरण ले लेते, अगर मोदी जी के बस में होता तो वो चाय की दुकान ले आते, अगर मोदी जी होता तो वो गैस के ट्रैक्टर के टायर में गैस का गुब्बारा गैस भरवा देते। यहाँ समझ नहीं आ रहा मोदी जी की। और जयशंकर भी घेरे में हैं। तो मोदी जी के पास ना तो कोई अच्छा स्टेट्समैन है जो खुलकर बात कर सके। जो थे वो पहले जा चुके। अब इन्होंने जिनको चुना, ये लेके गए थे जयशंकर साहब को, वो विदेश सचिव तो थे, लेकिन आज वो किस लेवल पर हैं? बाकी जो आईएएस अफसर हैं। सर मुझे एक सवाल और करना है, एक और सवाल करना है मुझे, एक सोनिया आज गांधी, मोदी, नरेंद्र मोदी के सामने एक भी चीज ऐसी नहीं, साथ में कोई नहीं है। दूसरी बड़ी चीज ये है को करें तो क्या करें, मुकाबला सब तरफ से है। और ठीक, अंतरराष्ट्रीय दबाव इतना ज्यादा है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि किस तरह रिएक्ट करेंगे। और कल शाम को जब राष्ट्रपति महोदया का भोज होने वाला है, उसके बाद अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट आया तो उससे सब जाहिर हो जाएगा। उत्कर्ष भाई जो कह रहे थे ना, वो ज्वाइंट स्टेटमेंट ये बता देगा कि मोदी कितने पानी में है, मोदी के साथ क्या स्थिति है, ये कल शाम को पता लगेगा। अरुण सर आपको याद होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि मैं बीमार पड़ गया, 1 घंटे घूमा। मतलब सारा कुछ है, क्या गलत है? आप वही कि कहां जाके बोले, मंच तो वही है ना, आप चर्चा तो आई है। यही जब आप पार्टी की सरकार होती तो कितनी बड़ी बड़ी क्या क्या बातें होती थी। आज आपकी खुद की दूसरा इंजन है, एलजी चुप है, खामोश है। संजीव जी, उन्हें कह दिया ना मौसम का मजा लीजिए, तो लीजिए अब आप। और क्या कर सकते हैं आप, ये बताइए। अच्छा राकेश जी, एक बात बताइए, सवाल सेवा तीर्थ का है। हम लोग ने सुना था कि पुराने जमाने में सेवा का एक ही अड्डा होता था हर शहर में, जहां सब जाते थे और वो सेवा करने के लिए नगर वधुएं होती थी। वो सबसे बड़ी समाज सेवा होती थी, क्योंकि चारित्रिक पतन रुक जाता था पूरे समाज का कुछ जगह है। तो वो सेवा तीर्थ, क्योंकि हम लोग पुराने जमाने में सुनते थे कि हम अब अपने इलाके में भी
आप और हम उस तरफ से आते हैं, लखनऊ तो और नफासत का शहर है कि वो जो तीर्थ होते थे, जो कोठे होते थे, उनका परिष्कृत नाम भी ये माना जाता था कि भाई सेवा के तीर्थ हैं जो समाज को बचाए रखते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो व्याख्या लखनऊ और बनारस से चली आई हो तो इसलिए ये नामकरण हो गया सेवा तीर्थ, क्योंकि हो वही रहा है वहां पर कुल मिला के, चाहे एब्स्टीन फाइल्स हो और चाहे वो निगरानी की बात हो। खैर, दूसरी बात जो हो रही है, मैं भी 20-22 साल दिल्ली में रहा हूं और जब मैं दिल्ली 83 में पहुंचा था तब ये बात होती थी पोल्यूशन, और उसके बाद अब ये हालत है कि दिल्ली में लास्ट ईयर इसी साल में गया था, अभी तो दिसंबर है, तो मेरा एक इनहेलर खत्म हो गया था 3 दिन में। तब की गर्मी का मौसम था, इस तरह का वो नहीं था। तब ये हालत है। दिल्ली में बचा क्या है? दिल्ली में आप सड़क पर चल नहीं सकते अपनी मर्जी से, सांस अपने हिसाब से नहीं ले सकते, और तो और वो सारी व्यवस्थाएं जो अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की थी ठीक करने की, वो किसी, भले ही बीजेपी की टीम हो, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक से बाकी व्यवस्थाएं उनके, जितना पुलिस के हाथ में चीजें हैं वो सब गड़बड़ है। जो एलजी ने कंट्रोल कर लिया वो सब में गड़बड़ है, और अब तो सब उन्हीं के हाथ में है। आज दिल्ली की जो हालत है, आप दिल्ली के लोगों से पूछिए, अब उन्हें समझ में आता है, अब उन्हें केजरीवाल याद आता है। दरअसल नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली एक ऐश गाह है और वो यहाँ ऐश करने आए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली ऐश गाह है और यहाँ ऐश करने आए हैं। और इसके साथ मैं अदम गोंडवी का शेर सुनाऊंगा, लुटने के लिए दोनों की बुनियाद पड़ी है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। और मैंने ये इसलिए कहा है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली को लूट कर गुजरात ले जा रहे हैं। आपका कॉमनवेल्थ जाएगा तो गुजरात में होगा, देश की सारी बड़ी इंडस्ट्री जाएंगी तो गुजरात जाएंगी, बुलेट ट्रेन चलेगी तो गुजरात से चलेगी, जो कुछ होगा गुजरात से। देश को लूटेंगे तो 2 गुजराती लूटेंगे सब कुछ। तो ये जो किया गया है, दिल्ली की प्रायोरिटी, दिल्ली उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। दिल्ली के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, वो ठीक से सांस ले सके, नहीं है। दिल्ली गुजरात के लोगों के लिए पहले भी वो सिर्फ लिहाजन के लिए आते थे। हम तो रहे हैं, हमने देखा है गुजरात भवन में क्या डेरे पड़ते थे, क्या डील होती थी। सारा काम वही हो रहा है, आज भी वही है। खत्म करिएगा, मैं खत्म 10 कर मिनट रहा ज्यादा हूं। दरअसल प्रधानमंत्री की प्राथमिकता दिल्ली और दिल्ली की जनता नहीं है। ठीक, उनकी प्राथमिकता दिल्ली में आने वाला धन का प्रवाह है, जिसको वो गुजरात की ओर मोड़ रहे हैं, और लंबा समय होगा तो सबूतों की एक फेहरिस्त आ जाएगी। उनकी प्राथमिकता नहीं है। सोनिया जी को दिल्ली में रहना है, मोदी जी को नहीं रहना है। वो तो हिमालय की कंदरा में जाएंगे।